Hello students, today we are going to start a new topic in general pathology, that is cellular aging and free radical injury. So starting with the cellular injury, the definition is it is defined as a progressive decline in cellular function and viability due to cumulative molecular and cellular damage. So what does it mean? It means that the cellular function और द सेल के लाइफ में द लाइफ स्पैन ऑफ द सेल विल डिक्रीज. क्योंकि देयर विल बी मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर डैमेज हैपनिंग ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इन द सेल. सो द डेफिनेशन becomes progressive decline in cellular function and viability due to cumulative cellular and molecular damage. Now what are the causes of aging? Why do our cells age? है ना, हम लोग हमेशा के लिए यंग नहीं रहते हैं. हमारा सेल एज करता है तो हम लोग भी एज करते हैं. ठीक है, तो what are the causes of aging? The first reason is genetic factor and the second one is environmental factors. ठीक है, genetic and the environmental factors. तो genetic factors में क्या क्या हो सकता है? There will be telomere shortening. I will explain it further. There will be telomere shortening, mutations and defective DNA repair. ठीक है, तो ये 3 जेनेटिक रीजन्स है जिसकी वजह से आवर सेल्स आर एजिंग. और एनवायरमेंटल फैक्टर्स क्या क्या है? एनवायरमेंट फैक्टर्स आर क्रॉनिक स्ट्रेस, टॉक्सिन्स, यूवी रेडिएशन, स्मोकिंग, अल्कोहल एंड ओबेसिटी. ठीक है, तो टेलोमियर शॉर्टनिंग क्या होता है कि हम लोगों के क्रोमोसोम्स के एंड में टेलोमियर होता है. इट इज़ सीक्वेंस ऑफ डीएनए विच इज़ डिफाइंड एज टेलोमियर. तो टेलोमियर का शॉर्टनिंग होता है विथ ईच सेल डिवीजन. ये टेलोमियर शॉर्टनिंग इज प्रिवेंटेड बाय एन एंजाइम कॉल्ड टेलोमिरेज. ये टेलोमिरेज एंजाइम इस टेलोमियर शॉर्टनिंग को प्रिवेंट करता है. तो ये प्रिवेंट करेगा तो क्या होगा? सेल विल नॉट एज, है ना. तो इस टेलोमिरेज का दूसरा नाम क्या है? आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. ठीक है, आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज. सो दीज आर द कॉजेज ऑफ एजिंग. अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, मैकेनिज्म हाउ आवर सेल्स आर एजिंग, है ना. वो सारे कॉजेज थे, अब उसका मैकेनिज्म. तो मैकेनिज्म क्या क्या है? देयर आर डीएनए डैमेजेस हैपनिंग, सेल साइकिल अरेस्ट इज अकरिंग, देयर विल बी इम्पेयर्ड टिश्यू रिपेयर एंड देयर विल बी एक्यूमुलेशन ऑफ मिसफोल्डेड प्रोटीन्स. ठीक है, तो इसको ऐसे समझ करके, इसको ऐसे समझ करके याद रखना कि जब डीएनए का डैमेज होता है तब डीएनए डैमेज होगा तो क्या होगा? सेल साइकिल अरेस्ट रुक जाएगा, है ना. सेल साइकिल जब रुकेगा तो क्या होगा? टिश्यू रिपेयर में प्रॉब्लम आएगा. सो देयर विल बी इम्पेयर्ड टिश्यू रिपेयर. और जब टिश्यू रिपेयर का जब प्रॉब्लम आएगा तो फिर क्या होगा कि मिसफोल्डेड प्रोटीन्स, जो प्रोटीन्स फंक्शनल नहीं है हमारे बॉडी में, ऐसे प्रोटीन्स बनेंगे, इसको बोलते हैं मिसफोल्डेड प्रोटीन्स. तो उनका एक्यूमुलेशन होगा सेल के अंदर. तो मिसफोल्डेड प्रोटीन विल एक्यूमुलेट इनसाइड द सेल. और मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस में क्या क्या होगा सेल में? जब डीएनए का डैमेज हो रहा है और जब सेल साइकिल अरेस्ट हो रहा है, टिश्यू रिपेयर में प्रॉब्लम है, मिसफोल्डेड प्रोटीन बन रहे हैं, तो इन सारे मैकेनिज़म्स की वजह से सेल के अंदर कुछ चेंजेस आता है, मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आता है. तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि न्यूक्लियस में प्रॉब्लम आएगा और दूसरा के माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा. जब डीएनए का डैमेज होगा तो जो 2 ऑर्गेनेली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जो सबसे ज़्यादा अफेक्ट होंगे, वो है न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया. तो न्यूक्लियस विल बी अफेक्टेड एंड माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शन विल ऑल्सो बी अफेक्टेड. ठीक है, और मिसफोल्डेड प्रोटीन एक्यूमुलेशन की वजह से ये लाइपोफुसिन ग्रैन्यूल्स बनते हैं सेल के अंदर. लाइपोफुसिन ग्रैन्यूल्स आर not present normally inside our cell. They are present due to this cellular aging process.
और सेल साइकिल अरेस्ट हो रहा है, इसकी वजह से क्या होगा, देयर विल बी एट्रोफी ऑफ टिश्यूज, है ना। अब नेक्स्ट चलते हैं, ये हो गया सेल एजिंग के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं अबाउट द फ्री रेडिकल इंजरी। ठीक है, तो हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स क्या क्या हैं, सुपर ऑक्साइड आयन है। ठीक है, सुपर ऑक्साइड आयन एक इम्पॉर्टेंट है, सुपर ऑक्साइड आयन। दूसरा है हाइड्रोक्सिल फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन परऑक्साइड। ठीक है, नाउ द मैकेनिज्म ऑफ इंजुरी। ये सारे जो फ्री रेडिकल्स हैं, अच्छा ये फ्री रेडिकल्स कहाँ से जनरेट हो रहे हैं, ये सब जनरेट हो रहे हैं ड्यू टू सेलुलर एजिंग का जो हम लोगों ने कॉज पढ़ा था ना यहाँ पर, ये वाला क्रॉनिक स्ट्रेस, टॉक्सिन, यूवी रेडिएशन, स्मोकिंग, अल्कोहल, ओबेसिटी। ठीक है, ये सारे कॉजेज़ की वजह से फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में जनरेट होते हैं। तो ये सारे फ्री रेडिकल्स मिलकर क्या करते हैं, दे विल कॉज इंजरी टू द सेल। कैसे, बाय डूइंग द लिपिड परऑक्सीडेशन। ठीक है, ये लिपिड परऑक्सीडेशन कराता है फ्री रेडिकल्स। दूसरा क्या कराता है, देयर विल बी प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड थर्ड वन इज़ डीएनए डैमेज। तो ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल के लिए, है ना, लिपिड, प्रोटीन, डीएनए। तो इसकी वजह से ये इंजरी होता है सेल का। तो फ्री रेडिकल्स ये तीन, लिपिड परऑक्सीडेशन जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लिपिड परऑक्सीडेशन, प्रोटीन मॉडिफिकेशन एंड डीएनए डैमेज। ठीक है, अब चलते हैं सोर्स, मतलब कहाँ से ये जो फ्री रेडिकल्स बन रहा है वो कहाँ से कैसे हमारे बॉडी में आ रहा है, इसका सोर्स क्या है। ठीक है, तो ये सोर्स है। सोर्स में क्या होता है कि ये तो नॉर्मल मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है जो हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन। अब अगर फ्री रेडिकल जनरेटिंग कंडीशंस हमारे बॉडी में, लाइक स्ट्रेस, लाइक स्मोकिंग या यूवी रेडिएशन या कोई टॉक्सिन्स है, केमिकल्स है, कोई ड्रग ऐसा है, तो उसकी वजह से ये जो ऑक्सीजन है, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन, इट इज़ कन्वर्टिंग इनटू सुपर ऑक्साइड आयन। हम लोगों ने पढ़ा था कि सुपर ऑक्साइड आयन इज़ अ फ्री रेडिकल, है ना। नाउ दिस सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन इज़ कन्वर्टेड इनटू H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन peroxide इज़ ऑल्सो अ फ्री रेडिकल and this conversion is taking place by the enzyme called superoxide dismutase. Now this H2O2 is converting into hydroxyl radical. ठीक है, now this hydroxyl radical is the most potent free radical। मतलब ये सुपर ऑक्साइड ऑक्सीजन में, H2O2 में और ये हाइड्रोक्सिल रेडिकल में, ये तीनों में हाइड्रोक्सिल रेडिकल इज़ द मोस्ट पोटेंट, मतलब मोस्ट डैमेजिंग। ठीक है, ये मोस्ट डैमेजिंग टू द सेल है। अच्छा, ये H2O2 इज कन्वर्टिंग इनटू हाइड्रोक्सिल रेडिकल कैसे, बाय द कन्वर्जन ऑफ फेरस आयन इनटू फेरिक आयन। ठीक है, इस रिएक्शन में H2O2 इज रिक्वायरिंग फेरस आयन और इन टर्न दिस फेरस आयन इज कन्वर्टिंग इनटू द फेरिक आयन, है ना, +3 वाला। तो इस रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन का एक नाम है, इसका नाम है फेंटन रिएक्शन। ठीक है, फेंटन रिएक्शन, ये इम्पॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज फेंटन रिएक्शन। अब हम लोग पढ़ेंगे कि व्हाट आर द एंटीऑक्सीडेंट डिफेंस मैकेनिज्म। ठीक है, तो डिफेंस मैकेनिज्म मतलब कि ये जो सारे ऑक्सीडेंट्स, मतलब फ्री रेडिकल्स जो सारे हमारे सेल में बने हैं, तो कुछ तो ऐसा होगा हमारे बॉडी के अंदर, हमारे सेल के अंदर, कि इन लोगों से लड़ा जा सके। ठीक है ना, डिफेंस कैसे करेगा बॉडी, तो डिफेंस करेगा हमारे बॉडी में नेचुरली जो प्रेजेंट है वो है विटामिन्स, प्रोटीन्स, एंजाइम्स, है ना। तो विटामिन्स, कौन कौन सा विटामिन एंटीऑक्सीडेंट है, A, C और E। ठीक है, इसको ऐसे याद रखना, एस विटामिन जो है वो एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन A, विटामिन C, विटामिन E। दूसरा है ट्रांसफर प्रोटीन्स। ठीक है, तो ट्रांसफर प्रोटीन्स क्या क्या है, ट्रांसफेरिन और सेरुलोप्लाज्मिन।
ट्रांसफेरिन किसके साथ बाइंड करता है? ट्रांसफेरिन बाइंड करता है आयरन के साथ, और सेरुलोप्लाज्मिन किसके साथ बाइंड करता है और उसको ट्रांसफ़र होने में हेल्प करता है इन द ब्लड? वो है कॉपर के साथ। ठीक है, तो ये है आयरन और ये है कॉपर, इसलिए इसका रिलेशन देखो, ये इसलिए ऐसा हो रहा है, जब यहाँ पर ये वाला आयरन फ्री था इस वजह से ये H2O2 के साथ कंबाइन कर सका। अगर ये इस आयरन को, अगर ये वाले आयरन को ये ट्रांसफेरिन अगर इसके साथ कंबाइन करने के लिए मिला होता तो क्या होता कि ये आयरन फ्री नहीं होता टू कंबाइन विथ H2O2, और अगर H2O2 के साथ आयरन कंबाइन नहीं करता तो हाइड्रोक्सिल रेडिकल भी नहीं बनता। इसलिए अगर ट्रांसफेरिन इज प्रेजेंट इन एडिक्वेट अमाउंट इन आवर बॉडी टू कंबाइन विथ आयरन, देन दिस ऑक्सीडेशन प्रोसेस विल नॉट हैपन। ठीक है, और सेम है उसी तरह से कॉपर के साथ। यहाँ पर जैसे आयरन इम्पॉर्टेंट है यहाँ इस रिएक्शन के लिए, उसी तरह से ये कॉपर भी यहाँ पर कभी कभी यूज़ होता है। नेक्स्ट इज एंजाइम्स। ठीक है, तो एंजाइम्स में क्या क्या है? 3 एंजाइम्स है। 3 एंजाइम्स क्या है जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर काम करते हैं? वो है सुपर ऑक्साइड डिसम्यूटेज, कैटालेज और ग्लूटाथाइन परऑक्सीडेज। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि ये तीनों एंजाइम कैसे हेल्प करता है कि इसको ऑक्सीडेशन ना होने दे बॉडी के सेल के अंदर। ठीक है, ये देखो, ये जो ऑक्सीजन था, ये मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग द सुपर ऑक्साइड रेडिकल, है ना। अगेन दिस सुपर ऑक्साइड रेडिकल इज कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन peroxide with the help of enzyme superoxide dismutase. This H2O2 is converting into hydroxyl free radical. ठीक है, by the presence of iron in ferrous state or due to copper. Now we can see that this catalase enzyme, we know that this catalase enzyme is antioxidant. ठीक है ना, तो this catalase enzyme is डैमेजिंग दिस H2O2. ठीक है, मतलब कि ये कैटलेज एंजाइम विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। उसी तरह से ये ग्लूटाथाइन पेरोक्सीडेज विल कॉज डिस्ट्रक्शन ऑफ H2O2 एंड हाइड्रोक्सी फ्री रेडिकल। तो कैटलेज इज डिस्ट्रॉइंग हाइड्रोजन पेरोक्साइड and glutathione peroxide catalase or glutathione peroxide. Glutathione peroxide is destroying both the H2O2 and the OH free radical. ठीक है, now superoxide radical is also there, and we know that this is also a free radical. So which enzyme is destroying this superoxide radical? So there is no direct enzyme which is destroying superoxide radical. First this superoxide radical has to be converted into hydrogen peroxide, ये वाला रिएक्शन। ठीक है, सुपरऑक्साइड फ्री रेडिकल को पहले H2O2 में कन्वर्ट होना होगा बाय द एंजाइम SOD। हम लोगों को पता है दिस SOD एंजाइम इज कन्वर्टिंग सुपरऑक्साइड रेडिकल इनटू हाइड्रोजन पेरोक्साइड। इसलिए दिस सुपरऑक्साइड डिसम्यूटेज, ये जो एंजाइम है, दिस एंजाइम इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज, मतलब इनडायरेक्टली इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एंटी ऑक्सीडेंट। ठीक है, इसका मतलब SOD जो है वो दोनों तरह से एक्ट करता है। इट इज हेल्पिंग इन जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल ऑल्सो, एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट द फ्री रेडिकल्स। Now what are the diseases that are caused due to the generation of free radical or the cellular injury? These are atherosclerosis. ठीक है, atherosclerosis होता है, Alzheimer's disease, Parkinson disease, कैंसर होता है, reperfusion injury in heart, chemical and drug toxicity होता है, और radiation injuries होता है। ठीक है, बस ये एक बहुत छोटा सा सिंपल सा टॉपिक है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट। फ्री रेडिकल इंजरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, सो मेक श्योर दैट you learn this topic very well.
इस वीडियो को अच्छे से एक बार देखना, ना समझ में आए एक बार फिर से देख लेना, लेकिन ट्राई करना कि इस टॉपिक को अच्छे से समझ सको। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।